मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। कई हफ्तों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मौजूदा हालात, पाकिस्तान के हालात पर और अब बैनुल अक़वामी हालात पर आप कुछ तबसरा कीजिए, क्या हो रहा है। आजकल दुनिया में हलचल मची हुई है रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से। इस जंग के बारे में आप इंटरनेशनल मीडिया पर और अपने अपने मुल्कों में बहुत सारी ख़बरें देख रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया की आजकल सुर्खियाँ जो हैं वो रूस और यूक्रेन के जंग के हालात के ऊपर हैं। ये क्यों हो रही है जंग, बज़ाहिर ये जंग क्यों है और इसके पीछे पसे पर्दा क्या वजूहात हैं। तो मैंने सोचा कि आपको ख़बरें तो मिल रही हैं और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, हर घंटे की बुनियाद पर कि जंग में जो है वो रूस और यूक्रेन की क्या पोजीशन है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कब्ज़ा कर रहा है, कौन दिफा कर रहा है। ये ख़बरें आपको मिल रही हैं, तो मैं क्यों ना वो बातें आपसे करूं जो मेरे तज़िये के मुताबिक पसे पर्दा इस जंग के पसे पर्दा चीज़ें हैं। और मैंने कुछ हफ्ते पहले आर्टिकल लिखा था उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, और मैंने उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से ये कहा था कि दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और अब नई ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं। और अमेरिका जो है वो जो पिछले 2-3 दहाई से अकेला सुपर पावर था, रशिया, सोवियत यूनियन ख़त्म होने के बाद, अब वो दुनिया में तब्दीली आ रही है और एक नया पावर उभर कर सामने आ रहा है, वो है चीन। तो ये जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान तनाज़ा है, ये बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि अंदरूनी दोनों मुल्कों के तनाज़े हैं आपस में और उसकी वजूहात हैं जिसमें मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा मैं वो आपको बताऊँ कि इसके पसे पर्दा है क्या ये लड़ाई जंग रूस और यूक्रेन में अचानक शुरू हो गई या इसकी मंसूबाबंदी हुई है, इसकी मंसूबाबंदी कहाँ हुई है, किन लोगों ने की है, कौन कौन से अवामिल इसमें, कौन कौन सी ताकतें इसमें शामिल हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो अगर आप देखें इस जंग में तो बेसिकली तो ये है कि सोवियत यूनियन जब था तो यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन की एक सबसे बड़ी रियासत थी जहाँ पर कुदरती वसाइल भी हैं, तेल और गैस भी है, इसके अलावा और मादी वसाइल हैं और काफ़ी रूस व सोवियत यूनियन का दारोमदार जो था वो नेचुरल वसाइल में वो यूक्रेन के साथ था और ये बहुत बड़ा इलाके पर फैला हुआ एक रियासत थी। सोवियत यूनियन के ज़माने में ये सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी रियासत थी और उसके बाद जब अफ़गानिस्तान में रूस सोवियत यूनियन को पसपाई उठानी पड़ी और उसके साथ ही उसका असर ये हुआ कि सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, उसकी रियासतें अलग अलग आज़ाद हो गई और जो रियासतें आज़ाद हुई उसके बाद जो रूस रह गया खाली, उन्होंने ये हिकमत अमली इख्तियार की कि जो कुछ भी हुआ उससे सबक हासिल करना चाहिए और जो रियासतें आज़ाद हो गई हैं उनके साथ बजाय इसके कि हम जंग करें, लड़ाई करें, हमें वो वजूहात तलाश करनी चाहिए कि ये ऐसा हुआ क्यों है और जो रियासतें आज़ाद हो गई हैं तो उनको आज़ाद ही रहने दिया जाए और उनसे दोस्ती की जाए और उनसे एक तरह से अलायंस बना के उनके साथ चला जाए। ये पॉलिसी इख्तियार की सोवियत यूनियन ख़त्म होने के बाद और रियासतें आज़ाद होने के बाद। लिहाजा रूस के तमाम उन रियासतों से जो एक ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा थे उनसे दोस्ती हुई और उनके साथ अलायंस हुआ, उनके साथ कारोबार है, उनके साथ तिजारत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक दो रियासतें ऐसी छोटी थीं जो रूस की जो पॉलिसी है उससे इनहराफ कर रही थी, तो उस पर रूस ने कब्ज़ा करके और अपने पसंद की हुकूमत वहाँ नाफिज कर दी, जिसमें क्रीमिया है आपका सबसे जो एक छोटा जो यूक्रेन के साथ है।
यूक्रेन का मसला ये है कि मैं आपको ये एक मैप दिखाता हूँ पहले, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मसला क्या है। मसला ये है कि यूक्रेन जो है उसका बॉर्डर लगता है मशरक़ी यूरोप के ममालिक के साथ, जिसमें बेलारूस है। बेलारूस भी आज़ाद रियासत है। पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मोल्दोवा है। ये बेसिकली मशरक़ी बेलारूस के अलावा मशरक़ी यूरोपी के ममालिक है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। और रूस का दारोमदार काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन पर है, क्योंकि यूक्रेन के रास्ते रूस जो है वो तेल और गैस सप्लाई करता है यूरोपीय यूनियन मुल्कों को, यानी कि मशरक़ी यूरोप के ममालिक को, बशमूल जर्मनी, फ्रांस और इवन इंग्लैंड। और फिर सबसे बड़ा जो ख़रीदार है रूस की गैस का और क्रूड ऑयल का, वो है जर्मनी और फ्रांस। रूस से लेकर जर्मनी तक 1000 किलोमीटर की एक पाइपलाइन समंदर के ज़रिए बिछाई है, पिछले 10 सालों से चल रही है। और वो नॉर्थ स्ट्रीम कहलाती है। वो एक मिसाली एक पाइपलाइन है जिसके ज़रिए जर्मनी को और फिर जर्मनी से बाकी तमाम कंट्रीज़ में मशरक़ी यूरोप के वो गैस जाती है। और उसके बाद एक और प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जो अभी जंग की वजह से रुक गया, वो है नॉर्थ स्ट्रीम 2, जिसमें कि क्योंकि ये इसकी जो सप्लाई थी उसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो ये एक और बनाया जा रहा है बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ। और ये भी फिर बाकी इलाकों में भी यूरोप के गैस सप्लाई की जाएगी। 40% जो रूस का गैस और तेल जो रूस बेचता है वो यूरोप को है, जिसमें जर्मनी और पेश है, और उसके बाद फ्रांस है, फिर इंग्लैंड है, उसके बाद में और बहुत सारे कंट्रीज़ जितने भी यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं 40% तक। रूस ने अपनी मईशत जो है वो जो बनाई है टूटने के बाद और पिछले 20-30 सालों में, जो अब रूस एक मजबूत कंट्री नज़र आता है, उसकी मईशत बड़ी अच्छी है, उसका जीडीपी ऊपर गया है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बिलियंस डॉलर की सेल करता है एवरी ईयर गैस और पेट्रोल से। बाकी उनके पास कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें दुनिया में बेचने के लिए नहीं हैं। तो रूस की जो इकनॉमी है उसका इन्हिसार गैस और तेल पर है, और उस गैस और तेल का, ख़ास करके गैस का जो रास्ता है वो ब्लैक सी जिसे कहते हैं, वहाँ से होता हुआ वो फिर जर्मनी तक है, और यूक्रेन से भी कुछ जो है वो रोड के ज़रिए, सफ़र के ज़रिए यूक्रेन से होता हुआ दूसरे कंट्री जो है, लिथुआनिया है और स्वीडन है और दूसरे इलाके, वहाँ भी, फिनलैंड, वहाँ पे जाता है। तो एक की रोल प्ले कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के हालात बहुत अच्छे थे, रूस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके बाद में ये जो रूस का जो राइज था दोबारा से, उसका फियर था अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हुआ, जिसको ना अमेरिका भूला है और ना रूस भूला है। अमेरिका को पता है कि अगर रूस मजबूत हो गया दोबारा से, तो जो उसको हमने ज़ख्म दिए हैं, जो हमने उसको टुकड़े टुकड़े किया है अफ़गानिस्तान में मात देने के बाद अफ़गानियों के ज़रिए, वो हमसे बदला लेगा। तो लिहाजा उसको खड़ा होने नहीं दिया जाए। अब पिछले 10-15 सालों से ख़ास तौर पर अमेरिका की ये एक सोच थी, और वो एक डिस्कस, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो तबका जो हुकूमत चलाता है, अमेरिका की पॉलिसी बनाता है, उनकी किताब में ये लिखा हुआ था कि हमने किस तरह से रूस को रोकना है। दूसरी तरफ जो पुतिन है वो एक नहायत ही चालाक, स्किलफुल और एक बहुत लंबी दूर सोच के मालिक हैं। और जब वो सियासत में आए, उनका शुरू से ये
एक ख्वाब है कि वो किसी तरह से दोबारा रूस को सोवियत यूनियन जैसा पावर बनाएं और फिर उसको सुपर पावर के तौर पर खड़ा करें जैसे कि पहले था। जब सोवियत यूनियन था तो उस वक्त अमेरिका और रूस, सोवियत यूनियन दो बड़े पावर थे और दोनों में बैलेंस था और एक दूसरे की बात को काउंटर करते थे। दुनिया के पास चॉइस थी और ये दोनों बड़ी ताकतें थीं। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट गया तो अमेरिका का वो वारे के न्यारे हो गए और उसने अकेला ही फिर पूरी दुनिया पे हुकूमत करना शुरू कर दी। बाकी हालात आपके सामने हैं, जहाँ जहाँ जंगें हुई हैं वहाँ पर अमेरिका ने क्या हाल किया है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जिसको रूस जो है वो बड़ी दूरअंदेशी से उसको देख रहा है, उसने कोशिश की है। रूस ने दो सतह पर काम शुरू किए। एक तो उसने दोस्ती करनी शुरू की उन ममालिक में उसे जो अमेरिका से खुश नहीं है, यानी कि कई अफ्रीकी ममालिक हैं, फिर साउथ अमेरिकन ममालिक हैं और उसके अलावा फिर कुछ एशिया के मुल्क हैं, हिंदुस्तान है और बहुत सारे मुल्क हैं, और फिर जो रियासतें हैं सेंट्रल एशिया की जो एक ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा थे वो है। दूसरा बड़ा काम जो अचीवमेंट है वो रूस की ये है कि जो रूस जो है उसने बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम किए चीन के साथ, एक दूसरे के साथ, और ये पॉलिसी बनाई चीन ने और रूस ने कि हम मिल के एक ताकत बन सकते हैं और अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो अकेले ये पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है इसको तोड़ना चाहिए। इस बात का इल्म ज़ाहिर है कि अमेरिका को भी है और वो उसको फियर है कि वो किसी भी तरह से नहीं चाहता है कि रूस और चीन साथ हों और चीन को भी दबाया जाए। लेकिन चीन को दबाना बहुत मुश्किल है क्योंकि चीन की हिकमत अमली ये रही है कि उसने मईशत के ज़रिए, अपनी एक्सपोर्ट के ज़रिए दुनिया में अपने ताल्लुकात पैदा किए हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स मुख्तलिफ़ अशिया की, एक चीज़ की नहीं बेशुमार, कपड़ों से लेकर, मशीनरी से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर, हर चीज़ यू नेम इट, चीन जो है वो दुनिया भर में सप्लाई करता है। उसकी बड़ी क्लाइंटेल है अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, एशिया में, तकरीबन हर मुल्क में, और इवन काफ़ी बड़ी मार्केट है अमेरिका में। अमेरिका में भी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है चीन की। तो अमेरिका ये चाहता है किसी तरह से चीन को रोका जाए और इसके लिए फिर उसने ताइवान को उकसाना शुरू किया, क्योंकि चीन जो है वो उसका एजेंडा ये है और वो ये क्लेम करता है कि ताइवान शुरू से हमारा हिस्सा था और हम उसको फेडरेशन में लेके आएंगे, जिस तरह से हांगकांग को यूके की जो कंट्रोल के बाद आज़ादी मिली और अब वो लीज़ ख़त्म हुई जब इंग्लैंड की, तो फिर वो चाइना का पार्ट है। एक सेशन है वहाँ पर अलग के तौर पर चलाया जाता है, लेकिन वो अब चीन का हिस्सा है। वो भी ये चाहता है चीन के ताइवान में भी ऐसा ही हो, उसको आज़ादी तो आज़ाद तरीके से जैसा सिस्टम है उनको बरकरार रखा जाए, लेकिन वो हमारे अंडर में हो, वो चाइना के अंडर में हो, क्योंकि वो चाइना का पार्ट है। अब अमेरिका जो है वो बहुत दूर है, हज़ारों किलोमीटर दूर है, बहरल कायल समंदर है, फिर साउथ चाइनीज सी है, तो वो दुनिया की एक तरफ है अमेरिका और चीन एक तरफ है, लेकिन फिर भी उसने ताइवान को मुकम्मल साथ देने का, सपोर्ट करने का वादा किया और उससे दोस्ती बढ़ाई, और जिसमें जो यहाँ के कंट्रीज़ है इंडो पैसिफिक का, अमेरिका की जो इत्तेहादिया है ऑस्ट्रेलिया, उसको पेश रखा। और अमेरिका जो है वो ताइवान से ही कहता है कि अगर चीन ने कुछ किया तो हम उसके दिफा के लिए लड़ने आएंगे, अपने शिप्स लेके आएंगे। और चीन ये बात समझता है कि ये सिर्फ थ्रेट है, लेकिन चीन ने अपनी मेहनत से, चीनी अवाम ने अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा किया और आज चीन जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। तकरीबन कई मामलों में हम पल्ला हैं और उनकी जो मईशत है वो इस वक्त अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छी है। तो अब एक राइजिंग पावर चीन बन रहा है और उसके साथ में रूस है।
दोनों की पॉलिसी ये है कि दोनों मिल के हम काम करें, और वो जो पहले रीजन को देखें, यानी कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उसको, और जिसमें वो कंट्रीज़ जो हमारे साथ नहीं हैं उनको भी साथ लें। यही वजह है कि आप देखें कि पाकिस्तान की पॉलिसी में शिफ्ट आया, जिसमें चीन का बड़ा अमल दखल है, और वो क्योंकि बॉर्डर भी लगता है और इस खित्ते में है वो एशिया के, तो चीन की वजह से ही रूस के साथ हालात ठीक हो रहे हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो 3 घंटे 1-on-1 मुलाकात करके बहुत सारे मामलात पर उन्होंने उनको अपने एतमाद में लिया है, और कारोबार भी अब करेंगे पाकिस्तान और रूस। तो इसी तरह से तुर्की के साथ, ईरान के साथ भी रूस ने बड़ी लंबी उन्होंने बातचीत के ज़रिए एक दूसरे के साथ ताउन की उन्होंने जो है वो बुनियाद डाली है, और एक दूसरे के साथ काम करने के लिए उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया है। तो ये एक ब्लॉक नया बन रहा है जिसमें चीन है, रूस है, तुर्की है, पाकिस्तान है और सारे सेंट्रल एशियन ब्लॉक हैं। अब इसका जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो यूरोप को और अमेरिका को है। यूरोप की परेशानी ये है कि यूरोप जो है, और ख़ास तौर पे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। इन्होंने अमेरिका से आज तक कुछ पाया तो नहीं, लेकिन अमेरिका ने जहाँ पर भी ऑपरेशन किए, चाहे इराक़ हो, चाहे शाम हो, चाहे लिबिया हो, ईरान हो, जहाँ पर भी उन्होंने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं, वहाँ पर यूरोपीय ममालिक को साथ देना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने ये वादा किया हुआ है कि अगर यूरोपीय ममालिक को कोई ख़तरा हुआ तो हम दिफा के लिए शामिल हैं। और ज़ाहिर है कि जो अमेरिका है वो एक सबसे बड़ी दिफाई उनके पास ताकत है, जंगी ताकत है, सब उनके पास बहरी, बर्री, हवाई बहुत ज़बरदस्त बड़ी ताकत है। और जो उस ताकत के सामने अब खड़ा हो रहा है वो है चीन, और उसके साथ फिर ये रूस भी है। तो मामला ये है कि ये प्लान रूस ने किया कि यूक्रेन में भी वही पॉलिसी बनाई जाए, उनको कहा जाए कि भाई हमारे साथ रहो। और वो पिछले 14 जब से रूस आज़ाद हुआ है, ये यूक्रेन आज़ाद हुआ है 91 से, उनके ताल्लुकात यूक्रेन के साथ बड़े अच्छे थे। फिर अमेरिका ने ये एक बात शुरू की और यूरोपियन कंट्रीज़ को इस पर उकसाया कि भाई यूक्रेन जो है वो यूरोप का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो यूरोप से साथ में है, और उसको यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप देनी चाहिए। और जिस पर के रूस जो है वो उनके ख़िलाफ़ उसने शो किया, और उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो इस वक्त जो रूस के जो सदर हैं पुतिन, उन्होंने इस पर काफ़ी समझाने की कोशिश की। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, ये बड़े अजीब से नाम होते हैं रशियन, जो प्रोनाउंस करने में बड़ा मुश्किल होती है। तो ज़ेलेंस्की जो है ये बेसिकली जूश हैं, वो बहुत सख्त किस्म के एक फंडामेंटलिस्ट जूश हैं, जिनके पास दोहरी सिटीजनशिप है, इजराइल की भी। और जैसे आपको पता होगा कि अगर आप जूश हैं, यहूदी हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली इजराइल की नेशनलिटी मिल जाती है। और ये बहुत ज़्यादा करीब हैं इसराइल के साथ, और पिछले कुछ अरसे से ये काफ़ी जाते आते रहे हैं इसराइल, और बड़ी मीटिंगें की हैं, जिसको बड़े करीब से पुतिन और चाइना वगैरह देखते हैं। और रूस की ये पॉलिसी है कि उसने जो रियासतें आज़ाद हुई उसमें जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड रियासतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बना के रखे। चेचनिया में जो ऑपरेशंस किए उसके बाद रूस ने सबक हासिल किया कि हमने मुस्लिम ब्लॉक को साथ रखना है। तो इस वक्त मुस्लिम ब्लॉक जो है सेंट्रल एशियन का जो रियासतें हैं, अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और दूसरे हैं, ये सब रूस के साथ हैं। और फिर तुर्की भी अब रूस के साथ उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, और फिर अब पाकिस्तान के साथ भी। तो रूस की पॉलिसी ये है कि अमेरिका की कमर तोड़ी जाए
और अमेरिका का जो ये इत्तेहाद है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, इसको भी तोड़ा जाए और अपने साथ मिलाया जाए, जिसमें भी फिर अगेन चीन ने बड़ा साथ दिया और चीन ने भी उसमें अहम किरदार अदा किया है। और चीन जो है उसका भी अब मिडिल ईस्ट में उसकी एंट्री हो रही है। रूस ऑलरेडी शाम, लिबिया वगैरह के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इन सारी चीज़ों का अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है और वो चाहता है कि रूस को दबाया जाए। लेकिन जो चीन है वो उसके पीछे खड़ा हुआ है। चीन अभी तक खामोश है। तो ये लड़ाई जो है बेसिकली वो सिर्फ दो ममालिक यानी रूस और यूक्रेन की नहीं है, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है और ये चलेगी लड़ाई। अगर इसमें यूरोप ने अमेरिका के कहने पर कोई गलती की तो आपको पता होगा अभी रिसेंट न्यूज़ में कि पुतिन ने वार्निंग भी दे दी है तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को, ख़ास करके यूके को, इंग्लैंड को, फ्रांस को और जर्मनी को, कि अगर आपने जो है हमारे ख़िलाफ़ ये कुछ सिलसिला बंद नहीं किया तो फिर हमने हमारी जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको चलाने वाली जो एलीट फोर्स है उसको हमने अलर्ट कर दिया है, यानी कि उसको हमने रेडी करने का हुक्म दे दिया है, तो ताकि उनको थ्रेट दी जाए। तो आप देख रहे हैं कि अब जर्मनी, फ्रांस और ये थोड़े से लो पिच पर आ गए हैं और अमेरिका भी थोड़ा सा खामोश हुआ है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि अब यूक्रेन को इस्तेमाल करके, जैसे अफ़गानिस्तान को किया, वहाँ पर रूस को जो है वो नीचे डाउन किया जाए, उसकी मईशत को। क्योंकि एंड ऑफ द डे आजकल जो गेम है, सुपर ताकत वो है जिसकी मईशत सबसे ज़्यादा है, जिसका बिज़नेस सबसे ज़्यादा है, जिसके एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। तो ये मईशत का पावर साथ में चलता है, फिर जो आपका वेपन का पावर है, जो आपका दिफा का पावर है, जो आपका जंगी पावर है। तो चाइना ने दोनों एरियाज़ में काम किया है। रूस भी अब वापस अपनी उसकी जो दिफाई ताकत है, जो जंगी ताकत है, वो बहुत बड़ी है। यूक्रेन तो एक छोटा सा, उसके सामने कोई मुकाबला नहीं है। और अगर तो ये दूसरे ममालिक बीच में ना कूदें, और कूद सकते भी नहीं है वो, तो उस पर कब्ज़ा हो जाएगा। इसके पीछे बिहाइंड द अमेरिका, इसके यूक्रेन और रूस के पीछे एक तरफ यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के थ्रू, यूरोपियन ममालिक के थ्रू, और जिसका नुकसान उनको हो रहा है, क्योंकि रशिया कोई नुकसान नहीं हो रहा। सबसे बड़ा नुकसान जर्मनी का है, क्योंकि उसकी जो तेल है वो बंद हो गया है, गैस बंद हो गई है। 40% जो जर्मनी की जो गैस है वो रूस से आती थी, फ्रांस की भी। तो ये ज़्यादा अरसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अमेरिका इस पर जो है वो खुश है, क्योंकि जब अगर रूस से नहीं आएगा ये गैस तो फिर अमेरिका ने कहा है कि हम तुम्हें गैस सप्लाई करेंगे। तो बात वही कारोबारी है, लेन देन का है, मईशत का है, अपना सामान बेचने का है। तो अमेरिका जो है वो हम सब लोग जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी जो प्रोडक्ट है वो वेपन सेल है। तो जब जंगें जारी रहेंगी तो अमेरिका की इकनॉमी को भी संभालना है। अमेरिका का ये है कि उसका जवाल चल रहा है काफ़ी अरसे से, उसमें अंदरूनी भी हालात हैं। वहाँ पर जो है वो नस्ली जो फसादात हैं, नस्ली जो इशू है काले और गोरों का, वो बड़ा ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है। बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो अमेरिका अंदरूनी हालात में जब भी फंसता है तो फिर वो ऐसी हरकत करता है दुनिया में, अपनी जो उसके पास जंगी ताकत है उसको इस्तेमाल करके कि वो अपनी आवाम का ध्यान बटाएं। और यही अभी हर बार इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर मेरे तज़किये के मुताबिक अमेरिका जो है वो फंस गया है, क्योंकि अगर तो ये जंग एक बड़ी जंग में तब्दील होती है वो इस वजह से होगी कि अगर किसी यूरोपियन कंट्री ने अमेरिका के कहने पे थोड़ी सी भी गलती की और कोई फ़ौजें उतारी अपनी, तो फिर रशिया जो है वो ज़हनी तौर पे और अपनी हिकमत के तौर पे स्ट्रेटेजिकली रेडी हैं। क्योंकि एक और बात ये बताऊं कि ये जंग एकदम नहीं हुई है। पिछले 10 साल से इसकी मनसूबाबंदी हो रही थी। रूस के सदर पुतिन जो हैं, जो एक बड़े स्किलफुल आदमी है, वो पहले सियासत में आने से पहले वो KGB के एक बड़े सीनियर
ऑफिसर रह चुके हैं, दुनिया का पता है उनको ये क्योंकि वो खुफिया एजेंसी में रह चुके हैं, उनको पता है कि किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, कैसे बात होती है, क्या किया जाता है। और उन्होंने रूस की जब से वो पावर में आए हैं तो उन्होंने रूस को उठाया है, उसकी मईशत को उठाया है। और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने, क्योंकि पहले चीन और रूस के हालात इतने अच्छे नहीं थे सोवियत यूनियन के ज़माने तक, वो चीन से मजबूत ताल्लुकात करने में कामयाब हो गए हैं और अब चीन उनके पीछे खड़ा है। चीन की पॉलिसी अमेरिका के और यूरोप के से मुख्तलिफ है, वो बोलते नहीं, ज़्यादा खामोश रहते हैं और फिर वो देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल बाखबर हैं। उन्होंने अब बयान देना शुरू किए हैं और जिनसे लगता है कि वो रूस के बिल्कुल पीछे हैं, वक्त आएगा तो वो बोलेंगे। अगर तो ये कोई भी हिमाकत की, और देखें हर चीज़ की एक, हर प्रोडक्ट की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो कितने अरसे अमेरिका ने अकेले इस दुनिया में सुपर पावर रहना था। तो जाहिर है कि वो कंट्री जिनको उन्होंने, जो सोवियत यूनियन को तोड़ा और रशिया चीन को उन्होंने एक ज़माने में जंग करके कब्जा किया, अपनी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, आज वो आज़ाद हैं और बहुत बड़ी ताकत हैं, तो वो इसको तोड़ना चाहते हैं। और हो सकता है, क्योंकि दो इशू हैं, एक यूक्रेन का इशू है जो रूस के साथ है और यूरोपियन यूनियन के साथ है, और दूसरा इशू ताइवान का है जो एशिया में है। अब इसमें वो कंट्रीज़ जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, ये साउथ एशिया, ये जो इंडो पैसिफिक के रीजन में जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, वो इसमें फंसेंगे, क्योंकि जब ये जंग होगी तो चीन जो है वो अमेरिका के इत्तेहादियों पर अटैक करेगा, और अगर वो इंडो पैसिफिक को टारगेट करता है तो उसमें फिर ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी पॉलिसी अमेरिका के साथ है। माजी में देखा गया है कि जिसने भी अमेरिका का साथ दिया है, अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया मुश्किल हालात में। यूरोप का भी ऐसा ही है। लेकिन जब ये जंगें होती हैं, आलमी जंगें होती हैं, तो उसकी इब्तदा बहुत छोटे पैमाने पे होती है और बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो खामोश ही रहते हैं। ये मैं आपको 4 तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये बेसिकली अब इस वक्त जो है, आगे फिर देखते हैं क्या होता है कि ये की प्लेयर हैं। ऊपर जो 2 हैं इनके दरमियान जंग हो रही है, लेकिन जो पीछे जो 2 बड़े प्लेयर हैं वो हैं चाइना और अमेरिका, यानी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और जो बाइडन। ये जो है वो इस गेम के जो है वो पीछे हैं, और ये गेम अगर चलता है, ये जंग चलती है, तो जाहिर है कि अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होते हैं तो फिर वो हो सकता है कि ये दुनिया की आखिरी जंग हो, और इस दुनिया की जो ये एक ईरा है वो शायद वो एंड पर चला जाए, और फिर कितनी तबाहकारियाँ होंगी उसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। शायद ये दुनिया फिर दोबारा से बने और बहुत सारे जो आबादियाँ हैं, मुल्क हैं, ताकतें हैं, वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इसमें गेम जो है वो अमेरिका का और यूरोप का है, यूरोप ये बात समझते हैं और होना ये चाहिए और करना भी चाहिए यूरोप को कि वो अमेरिका के बहकावे में ना आए और रूस के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करें। रूस ये चाहता है कि वो यूक्रेन के साथ उसके ताल्लुकात सही रहें, यूरोपियन यूनियन का वो मेंबरशिप हासिल ना कर सके और यूरोप में वो ना जाए, क्योंकि मसला ये है कि अगर यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन अपनी मेंबरशिप दे देता है, उसका मतलब ये है कि वो यूरोपियन पार्ट तस्लीम हो जाता है, और फिर जो रूस जो अपनी गैस और ऑयल बेचता है यूरोपियन कंट्री को, उसको और यूक्रेन का जो उसमें पार्ट है उसको सुननी पड़ेगी फिर यूरोपियन यूनियन की, और उसको डिपेंडेंट हो जाएगा वो यूक्रेन पे, और यूक्रेन जो है वो यूरोपी जो ईस्ट यूरोप है उसका हिस्सा होगा, जो किसी भी कीमत में रूस नहीं चाहता, क्योंकि रूस को पता है कि ये गेम अगर किया और हाथ से निकल गया अगर यूक्रेन, तो फिर उसकी जो उनका एम है एक सुपर पावर बनने का, दोबारा से खड़े होने का, वो ख़त्म हो जाएगा और ये तबाह कर देंगे। अब यह है कि रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका ने और यूरोप ने
माशी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, उनकी बैंकिंग को फ्रीज कर दी है। स्विफ्ट जो एक सिस्टम है जिसके एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसा जाता है, तो ये जो इदारा है स्विफ्ट जिसके 200 मेंबर हैं उसके थ्रू जाता है, तो उसमें उसको बैन कर दिया है, तो वो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये पूरी प्लान है 10 साल से, कि रूस ने ऑलरेडी ये एनालाइज कर लिया था, उनको ये पता था कि ऐसा होगा, तो उन्होंने पैरेलल सिस्टम एक दुनिया में दूसरा भी है जिसको चाइना यूज़ करता है साउथ अमेरिकन ममालिक के लिए, अफ्रीका के लिए, वो सिस्टम ऑलरेडी इंटैक्ट है रूस का। तो रूस की जो है वो कारोबार जो है, एक्सपोर्ट जो है वो रुकेगी नहीं। और जो रूस जर्मनी को, फ्रांस को और दूसरे यूरोपीय ममालिक को गैस बेचता है, उसके लिए चाइना ने कहा है कि वो हम उसको कंपनसेट करेंगे और हम खरीदेंगे जो है रूस से गैस और ऑयल। और इस तरह से जो दूसरे हैं, पाकिस्तान ने भी कहा है। तो रूस के पास दूसरी अल्टरनेट मंडी है जिसको इस्तेमाल करेगा। तो ये अब परेशानी ये है अमेरिका को कि रूस को कंट्रोल करना यूं मुश्किल है कि चाइना जो है वो उसके पीछे है। और अगर रूस अमेरिका ने ज़्यादा कुछ किया, मैं समझता हूँ कि जर्मनी, फ्रांस और यूके ये बात समझते हैं, तो हो सकता है कि आगे जाके जर्मनी और फ्रांस इससे निकल जाएं और फिर यूके और अमेरिका साथ में रह जाएं। इसके अलावा 2 और कंट्री हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इनके पॉलिसी कुछ नहीं होती अपनी पॉलिसी, इनकी पॉलिसी वो होती है जो अमेरिका की पॉलिसी है। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया को अपना मुफाद देखना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा माशी मफाद जो है, एक्सपोर्ट जो है वो चाइना के साथ है, उसको ख़राब नहीं होने देना चाहिए अमेरिका के चक्कर में आके, क्योंकि रूस से हमारी बिलियंस डॉलर की ऑस्ट्रेलिया की तिजारत है, उस पर असर पड़ रहा है। ऑलरेडी चीन ने कई आइटम्स जो हैं एक्सपोर्ट जो करता था ऑस्ट्रेलिया, चीन को उसको बैन कर दिए हैं। तो बेसिकली ये मामला आगे चलेगा जहाँ तक मेरा तज़िया है, और ये बड़ी जंग में तब्दील होगा। उसमें महीने भी लग सकते हैं और हफ्ते भी लग सकते हैं और साल भी लग सकता है, लेकिन ये मामला आगे चलेगा। और आप देखेंगे कि किस तरह से हालात बदलते हैं, कौन कौन से मुल्क जो अभी अमेरिका के साथ खड़े में वो पीछे हटते हैं, और कौन कौन से मुल्क जो है वो रशिया के साथ बैकडोर पे हैं, वो आगे आते हैं। ये आप देखेंगे और फिर इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद बात करते रहेंगे। लेकिन जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो अंजाम है वो तबाही है इस दुनिया की। इस दुनिया की तबाही नहीं होनी चाहिए। और फिर गेहूं के साथ घुन पिसते हैं वो ममालिक, तीसरी दुनिया के जो बड़ी ताकतों पर डिपेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा वो मारे जाएंगे। तो लेकिन बहरहाल अब ये एक बड़े गेम का हिस्सा है, देखते हैं, इसमें जीत हार किसी की नहीं होगी। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर का गेम है। इसमें चाइना जो है वो पूरी तरह तैयार है, रूस पूरी तरह तैयार है, और असल कमबख्ती जो है वो इस वक्त जो जवाल में है, जो नेशन और जो मुल्क, वो है अमेरिका। तो लेकिन आगे देखिए हालात किस तरह बदलते हैं, करवट लेते हैं। फिर आपसे इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़।